अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। कॉम्प्लेक्स नंबर्स हम कर रहे थे, और अगर किसी के प्रीवियस लेक्चर्स मिस हैं इस टॉपिक के तो प्लीज पहले रिकॉर्डिंग सुन लें। सो इसके अराउंड 5-6 लेक्चर्स आई थिंक हो चुके हैं। 6 जनरली, अगर मैं एक दो चीजें पहले डिस्कस कर लूं फिर हम आगे चलते हैं, रिवाइज कर लूं इनफैक्ट कि व्हाट इज द मॉडुलस, हाउ टू कैलकुलेट द मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। इट इज अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। मॉडुलस होता क्या है? इट्स अ लेंथ ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर फ्रॉम ओरिजिन। आर्गुमेंट क्या होता है? आर्गुमेंट इज द एंगल, एंगल ऑफ, अगर कॉम्प्लेक्स नंबर को ओरिजिन से ज्वाइन करें तो उसका पॉजिटिव एक्सिस के साथ जो एंगल बनता है उसको आप आर्गुमेंट कहते हैं। वो जिस एंगल में, वो tan इनवर्स y बाय x होगा, वो जिस क्वाड्रेंट में होगा उस क्वाड्रेंट के मुताबिक हम वो एंगल कैलकुलेट करेंगे, जिस ट्रिग्नोमेट्री में करते थे। कॉन्जुगेट क्या होता है? अगर आप कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर दें तो वो उसका कॉन्जुगेट हो जाता है। सो बहुत सी हमने चीजें की इसके बाद, लेकिन लास्ट क्लास में हमने किया डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर की। एक फॉर्म होती है कार्टेशियन फॉर्म जो नॉर्मली हम करते हैं, x प्लस आयोटा वाई। देन वी डिड पोलर फॉर्म। व्हाट्स अ पोलर फॉर्म? z इज इक्वल टू r cos theta plus iota sin theta, where r is the modulus of z and theta is the argument of z. इस पोलर फॉर्म को मॉडुलस आर्गुमेंट फॉर्म भी कहते हैं, क्योंकि क्लियरली इसमें मॉडुलस पता चल रहा होता है और आर्गुमेंट भी पता चल रहा होता है। और एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होती है? z इज इक्वल टू r e रेज टू पावर आयोटा थीटा। अगेन इसमें भी r क्या है? मॉडुलस, एंड थीटा इज द आर्गुमेंट और थीटा इज इन रेडियंस। सो लास्ट क्लास में हमने फिर पोलर फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, कार्टेशियन फॉर्म से पोलर फॉर्म, पोलर फॉर्म से कार्टेशियन फॉर्म, इस तरह के कुछ क्वेश्चंस कन्वर्जन की थी। ओके, अब जब आप कॉम्प्लेक्स नंबर्स को मल्टीप्लाई करना हमें आता है, मल्टीप्लाई करना आता है हमें, उनको ऐड करना आता है, सब्ट्रैक्ट करना आता है, डिवाइड करने के लिए हम कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। सो हम डिवाइड भी करना आता है। अगर टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई किया जाए, जरा देखिएगा, अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर हो z1, अगर मैं इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखूं, मैं कुछ रूल्स आज पहले बनाऊंगा, फिर उन रूल्स को मैं अप्लाई करके बताऊंगा कि अप्लाई भी होते हैं एज इट इज। और मैं कॉम्प्लेक्स नंबर को पहले जिससे हम कार्टेशियन फॉर्म में लेते थे, आज मैं क्या कॉम्प्लेक्स नंबर को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखूं। मीन एक कॉम्प्लेक्स नंबर है r1 e रेज टू पावर आयोटा थीटा 1, और एक और कॉम्प्लेक्स नंबर है z2 which is r2 e रेज टू पावर आयोटा थीटा 2। इससे पहले हमारे पास इनकी फॉर्म होती थी कार्टेशियन फॉर्म, उनको हम मल्टीप्लाई और डिवाइड भी करते थे। लेकिन अगर मैं आज इनकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म को मल्टीप्लाई करूं, मीन अगर मैं z1 को z2 से मल्टीप्लाई करूं, क्या आंसर आएगा? सो r1 e रेज टू पावर आयोटा थीटा 1 मल्टीप्लाई होगा r2 e रेज टू पावर आयोटा थीटा 2 के साथ। ऐसे क्या आंसर आएगा इसका? हम इसको लिख सकते हैं r1 मल्टीप्लाई बाय r2,
ई रेज टू पावर जिनकी बेसिस सेम हो उनकी पावर्स ऐड हो जाती हैं। सो अगर इनकी पावर्स ऐड करें तो आपकी पावर आ जाएगी आयोटा थीटा 1 प्लस आयोटा थीटा 2, या उसमें भी अगर मैं आयोटा कॉमन ले लूं तो आई विल गेट थीटा 1 प्लस थीटा 2। वालेकुम अस्सलाम। सो ये उनका प्रोडक्ट आ गया है, ये उन दोनों का प्रोडक्ट आ गया है। अब अगर मैं इन्हीं दोनों को डिवाइड करूं, मीन अगर हम z1 को z2 से डिवाइड कर लें या z2 को z1 से डिवाइड कर लें, सपोज z2 डिवाइड बाय z1 करता हूं मैं, ये भी लिखने की बेशक जरूरत नहीं है लेकिन आप पहले समझ लें इसको, क्योंकि इससे जो मैं रूल्स बनाऊंगा वो आपने लिखने होंगे। z2 डिवाइड बाय z1, अगर हम r2 को e रेज टू पावर आयोटा थीटा 2 से डिवाइड करें r1 e रेज टू पावर आयोटा थीटा 1 से, तो r2 डिवाइड बाय r1 तो उसी तरह ही आएगा, ऐसे ही है ना। लेकिन जिनकी बेसिस सेम है उनकी पावर्स सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी डिवीजन में। तो जब पावर सब्ट्रैक्ट होंगे तो क्या आएगा, पावर्स आयोटा थीटा 2 माइनस थीटा 1। जी जरा समझे प्लीज, आप लिखे नहीं, अभी ये जो कुछ भी लिखा है कुछ समझ नहीं आएगा अगर आप सिर्फ लिखते ही रहेंगे इसमें। इनको यूज करके मैं आगे कुछ रूल लिखूंगा वो इंपॉर्टेंट होंगे। तो मैं इस इन टू एग्जाम्पल से मैंने z1 और z2 टू कॉम्प्लेक्स नंबर की जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म है उनको मल्टीप्लाई किया। आप देखिए कि जब z1 और z2 को मल्टीप्लाई करते हैं जो एक नया कॉम्प्लेक्स नंबर आता है, जो एक नया कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा उसका मॉडुलस क्या होगा, उसका मॉडुलस होगा r1 r2, मीन उन्हीं दोनों का प्रोडक्ट। मीन अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस 3 हो, दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस 5 हो, तो z1 z2 जो आएगा उसका मॉडुलस क्या होगा, वो 15 होगा। लेकिन एंगल के बारे में क्या कहते हैं आप, कि जो z1 और z2 जो नया एक कॉम्प्लेक्स नंबर बनेगा, थर्ड z1 को z2 से मल्टीप्लाई करने से जो एक थर्ड कॉम्प्लेक्स नंबर बनेगा उसका एंगल क्या होगा, उसका आर्गुमेंट कैसा होगा, उन पहले वाले दोनों आर्गुमेंट्स का सम होगा। देखे ना, थीटा 1 प्लस थीटा 2। अगर फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट हुआ 40 डिग्री, सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट हुआ 70 डिग्री, तो उन दोनों के जो प्रोडक्ट होगा उसका आर्गुमेंट क्या होगा, 70 प्लस 40 मीन 110 डिग्री। ये मैंने बताया प्रोडक्ट के फॉर्म में। और डिवीजन के केस में क्या होगा, डिवीजन के केस में जो उनका प्रोडक्ट होगा, जो उनका आर्गुमेंट होगा वो उन दोनों का को डिवाइड कर देना होगा। मीन अगर एक का आर्गुमेंट 10 हो दूसरे का 2 हो, सो जो नया कॉम्प्लेक्स नंबर z2 ओवर z1 बनेगा उसका आर्गुमेंट 5 हो, z2 5 10 डिवाइड बाय 2। और जो नया कॉम्प्लेक्स नंबर बनेगा उसका आर्गुमेंट क्या होगा, उन दोनों के एंगल्स का डिफरेंस। अगर एक का 40 डिग्री हुआ एंगल, दूसरे का 70 डिग्री हुआ, तो वो जो थर्ड नया कॉम्प्लेक्स नंबर बनेगा उसका आर्गुमेंट होगा 30 डिग्री, 70 माइनस 40, यानी बीच का एंगल। ठीक, आपने क्वेश्चन पूछा था ना बीच वाला एंगल, तो वो इस रूल से भी हम समटाइम्स किया करेंगे। लेकिन ये जो मैंने अभी बातें की है इस पे थ्रू जो एंड रिजल्ट निकलता है वो मैं नेक्स्ट पेज पे आपको, वो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। इंपॉर्टेंट हमारे लिए ये है कि z1 z2 का जो मॉडुलस है दिस इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ z1 मॉडुलस ऑफ z2। यहां मैं 4 रूल लिखूंगा। नंबर 2, modulus of z1 over z2 is equal to modulus of z1 over modulus of z2।
कोई मुश्किल रूल तो नहीं है ये वाले, एटलीस्ट जो पहले दो लिखे हैं, कि उनके प्रोडक्ट का जो मॉडुलस होगा या उनके अलग अलग मॉडुलस का जो प्रोडक्ट होगा दैट विल बी सेम। मीन पहले मॉडुलस ले लें फिर मल्टीप्लाई करें, या पहले मल्टीप्लाई कर लें फिर मॉडुलस लें, द रिजल्ट विल बी सेम। ये तो मॉडुलस के रूल्स हुए। आर्गुमेंट्स के क्या रूल्स बने बताइए। व्हाट इज द रूल फॉर आर्गुमेंट ऑफ z1 टाइम z2 का रूल क्या है? क्या दोनों के आर्गुमेंट अलग अलग मल्टीप्लाई करें और ये सेम होगा? नो। आर्गुमेंट ऑफ z1 टाइम्स z2 इज आर्गुमेंट ऑफ z1 प्लस आर्गुमेंट ऑफ z2। And argument of z1 divided by z2 is argument of z1 minus argument of z2। ये रूल लॉज ऑफ लॉगरिथम की तरह बन रहे हैं जिन्होंने लॉग किए हैं, ऐसे ही है ना। log ab is equal to lgab is equal to lga plus lgb, lga divided by b is lga minus lg। वहां पे भी मल्टीप्लिकेशन सम में और डिवीजन डिफरेंस में चेंज होते हैं। और ये कोई रट्टा नहीं है, ये हमने प्रीवियस पेज पे इसका प्रूफ लिखा हुआ है, तो हमने खुद मल्टीप्लाई किया हुआ है इसको। और मल्टीप्लाई करने से हमने ऑब्जर्व किया था, उनके एक्सपोनेंशियल फॉर्म को मल्टीप्लाई करने से ऑब्जर्व किया था कि वो मल्टीप्लिकेशन में पावर जो एंगल्स हैं आर्गुमेंट्स ऐड हो जाते हैं, और डिवीजन के केस में वो आर्गुमेंट सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं। क्या मतलब है, इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। किस डायग्राम से? आर्जन डायग्राम। ओके, अगर मैं आपको ये बता दूं, मैं कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं बता रहा कि वो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है। एक कॉम्प्लेक्स नंबर z1 है जिसका मॉडुलस है 2 और आर्गुमेंट ऑफ z1 है 30 डिग्री। एक और कॉम्प्लेक्स नंबर z2 है जिसका आर्गुमेंट है 6 सॉरी मॉडुलस है उसका 6 और आर्गुमेंट ऑफ z2 इज 70 डिग्री। और ये दोनों मैं आपको स्केच करके बता दूं, z1 और z2 में दोनों आपको स्केच करके बताने लगा। ये होता है रियल एक्सिस एंड दिस इज द इमेजिनरी एक्सिस। अच्छा, मुझे z1 और z2 में खुद आपको स्केच करके दो। z1 मुझे ऐसा स्केच करना है कि एंगल क्या बने 30 डिग्री और उसकी लेंथ हो 2। देखिए एंगल 30 डिग्री तकरीबन इधर होगा, अभी ड्रॉ नहीं करना कुछ आप लोगों ने। ये एंगल तकरीबन 30 डिग्री इधर होगा, लेकिन मुझे इसकी लेंथ में 2 अगर आपको शो करूं, मैं कहता हूं वो 2 लेंथ। या थोड़ा सा ज्यादा कर ले। ये है z1, ये मैंने आपको स्केच करके बता दिया। मीन तकरीबन अगर आप इसको ओरिजिन से ज्वाइन करेंगे तो एंगल 30 बनेगा, और मैंने आपको आइडिया दे दिया कि लेंथ 2 तकरीबन कितनी बने।
अब आप बताइए टू को, ये लेंथ टू थोड़ी सी मैं और कम कर, कितना कर, ये है Z1। Z2 किधर होगा? इसके मुकाबले, इसी के कंपैरेटिवली Z2 क्या होगा? एंगल 70 डिग्री। 70 डिग्री मीन अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे कहीं इस लाइन के ऊपर होना चाहिए, और उसका सेंटर से डिस्टेंस 6 है। आप लेंथ 2 ऑब्जर्व करें कितनी है, तो 6 उसके 3 टाइम्स को कहीं करनी होगी, मीन वो तकरीबन यहाँ पे कहीं बनना चाहिए। अगर उसका 3 टाइम्स, दिस इज Z2। ये समझ आ रहा है? ये देखिए, ये एक्यूरेट ड्राइंग नहीं मैं कर रहा, मैं फिर बता रहा हूँ, ये स्केचिंग है कि ये Z1 है, मीन एंगल इज 30 डिग्री। एंगल लग रहा है 30 डिग्री इसका। इसको स्केच नहीं करना, तलहा समझे पहले। ये एंगल तकरीबन क्या लग रहा है? 30 डिग्री। और ये एंगल कितना लग रहा है? अप्रोक्सीमेटली दिस इज 70 डिग्री। अब मुझे ये बताइए, अब मुझे ये बताइए, प्लीज सुनिए। मैंने Z1 की लेंथ लिखी है 2, वो आपको शो हो रही है 2, और उसकी लेंथ 6 रखी है, वो लेंथ भी शो हो रही है C। अप्रोक्सीमेटली आप स्केच करें, स्केच मीन लेबल करें, लेबल Z1 Z2 ऑन द डायग्राम। Z1 Z2 बताइए तकरीबन कहां होगा? सोच के बताना है, फौरन आंसर किसी ने नहीं बताना, सोच ले सब। मुझे आप लोगों ने बताना है कि ये लेबल करना है Z1 Z2 पॉइंट किधर है। ये एक पॉइंट है, आप कह रहे हैं सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में तकरीबन किधर? 100 डिग्री पे बनेगा, ठीक कह रहे हैं। और उसकी लेंथ कितनी होगी? 12 होगी। ये क्या बात तलहा को समझ आ रही है? तलहा क्लास में ही है ना? ओके, ये कैसे बता रहे हैं 100 डिग्री? क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट, हम Z1 Z2 प्रोडक्ट है, तो इसका मतलब उन दोनों का जो एंगल होगा वो ऐड होगा। एक का 30 है, दूसरे का 70, तो एंगल ऐड होगा 100 डिग्री। सो 100 डिग्री मीन तकरीबन कहीं यहाँ पे आएगा, इस लाइन के ऊपर आएगा, 100 डिग्री यहाँ बनेगा। और उसकी लेंथ क्या बनानी है? इन दोनों की लेंथ का प्रोडक्ट। इन दोनों की लेंथ का प्रोडक्ट में 6 टाइम्स 2 12। अगर एक्यूरेटली ड्रॉ करें तो मेरा ख्याल है 12 लेंथ इस पेज से बाहर ही जा रही है। ऐसे ही है ना, 12, अगर वो 2 है और वो 6 है तो डबल। चले मैं तकरीबन 12 यहाँ पे, हियर, दिस इज Z1 Z2। कुछ लग रहा है ऐसा? Z1 Z2 ये है। अगर आप देखें, सो Z1 दिस लेंथ इज 2, और ये एंगल कितना है? 30। Z2 का एंगल कितना था? 70। और जो Z2 आपने लेवल किया है, दिस इज 100 डिग्री। सो सिर्फ थोड़ा सा मैंने आइडिया देना था इस स्केचिंग से कि ऐसा होता है कि प्रोडक्ट क्या बन जाता है, प्रोडक्ट क्या बन जाता है, उनकी लेंथ उसका प्रोडक्ट बन जाएगी, और प्रोडक्ट के केस में एंगल ऐड हो जाएगा। अच्छा, अब आप लेबल कीजिए Z2 डिवाइडेड बाय Z1। ये कहाँ पे होगा? अभी फौरन नहीं बोलना, सोच लें। ये Z2 डिवाइड बाय Z1 तकरीबन कहाँ लेबल होगा? बिल्कुल ठीक है। दरमियान में मतलब कितना दरमियान में? एग्जैक्ट पता है आपको किस एंगल पे बनेगा? 40 डिग्री पे बनेगा। और उसकी लेंथ कितनी होगी? 3। मैं Z2 डिवाइड बाय Z1 का है। Z2 डिवाइड बाय Z1 का मतलब इनके एंगल सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, सो 70 माइनस 30 क्या हो जाएगा? 40 डिग्री बन जाएगा। और वो 40 डिग्री मीन 40 डिग्री तो तकरीबन यहाँ पे कहीं होता है ना, इधर कहीं 40 डिग्री होगा। और मुझे उसकी लेंथ कितनी शो करनी है? 3। मीन ये 2 जो बना हुआ है वो मेरे लिए हेल्प करेगा, 2 से थोड़ा सा ज्यादा कर। सो तकरीबन यहाँ पे बनेगा कहीं Z2 ओवर Z1।
एक मिनट, मैं वो बाकी क्वेश्चंस की तरफ आता हूँ, काफी क्वेश्चन है हमारे माइंड में, थोड़ा सा वेट कर। तो ये एंगल क्या होगा, दिस एंगल इज 40 डिग्री। अगर Z1 डिवाइड बाय Z2 कहता, Z1 डिवाइड बाय Z2 अगर आप देखें तो थर्ड, Z1 डिवाइड बाय Z2 मीन 30 माइनस 70 माइनस 40 डिग्री, माइनस 40 डिग्री मीन माइनस 40 डिग्री इधर बनता, या वो जो कह रहे हैं 320 डिग्री इज राइट, मीन माइनस 40 डिग्री हो या इधर से 320 डिग्री, इट्स द सेम थिंग। यहाँ पे क्या बनेगा, लेकिन उसकी लेंथ क्या होगी, Z1/Z2 मीन 2/6, 1/3, 0.3 मीन बहुत छोटा सा पॉइंट बनेगा, वो फिर तकरीबन ये बिल्कुल इधर पास नहीं बनेगा, इधर वो बनेगा Z1/। जी बताइए आपका क्वेश्चन। ओरिजिन से लेंथ उसकी 3 टाइम, वही लेंथ 3 टाइम्स ही हो, मीन उसकी Z1 की जो लेंथ थी ओरिजिन से जितने में थी, Z2 की लेंथ ओरिजिन से 3 टाइम्स बनेगी, क्योंकि आपका वो 2 और 6 उसकी लेंथ थी, जो कि लग नहीं रही 3 टाइम, थोड़ी सी कम ही लग रही है, लेकिन मेरे पास स्पेस, वो मुझे 12 भी ड्रॉ करना था। जी आप बताइए, अ, जरा आप कुछ पूछना चाह रहे थे। अच्छा जी, ये मैंने ये इस पेज के ऊपर सिर्फ थोड़ा सा उन्हीं जो इन्फॉर्मेशन वहां पे हमने की है, कलेक्ट की है, उसी की थोड़ी सी बेसिकली मैंने एलेबोरेशन की है। अगर आपको कल याद हो, लास्ट क्लास में सॉरी जो हमने किया था, आपका लास्ट क्लास में क्वेश्चन ये था, ये W गिवन था, ये W आपके पास गिवन था, आपने इसकी पोलर फॉर्म कन्वर्ट कर ली। मैंने आपसे मॉडुलस ऑफ W² और W³ पूछा था, ऐसे ही है, मॉडुलस ऑफ W और W³ पूछा। तो हमने उस दिन क्या किया था कि पहले W² फाइंड किया था, फिर उसका हमने मॉडुलस फाइंड किया था, ऐसे ही है। लेकिन आज हमें पता चल रहा है कि W² कैसे आता है, W मल्टीप्लाई बाय W, W मल्टीप्लाई बाय W। मुझे ये बताइए, तो आपके पास W का मॉडुलस तो पहले ही पता था, वो 2 था, तो W² का मॉडुलस क्या होगा, 4 होगा। W³ का मॉडुलस क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मीन 8 होगा। कल उस दिन 4 ही फाइंड किया था और W³ का 8 फाइंड किया था। अब मुझे बताइए, जरा अच्छी तरह सुनिएगा, उस दिन हमने W का आर्गुमेंट किया था π/3, W का आर्गुमेंट क्या किया था, हमने फाइंड किया था खुद π/3, π/3 इज 60 डिग्री, W का आर्गुमेंट 60 डिग्री है। स्टेट द आर्गुमेंट ऑफ W², W² का आर्गुमेंट क्या होगा, 60 + 60, W² मीन W मल्टीप्लाई बाय मल्टीप्लिकेशन हो रही है ना, और मल्टीप्लिकेशन में आर्गुमेंट्स ऐड होते हैं। सो π/3 की फॉर्म में अगर करना है रेडियन में, π/3 + π/3 2 π/3, और अगर डिग्री में करना है तो 60 + 60 120 डिग्री। इसी तरह W³ का आर्गुमेंट क्या होगा, तीनों के आर्गुमेंट्स ऐड हो जाएंगे, 60 + 60 + 60, या π/3 + π/3 + π/3, which is pi। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन जरा देखिए। अच्छा जी, एक जलाल ने थोड़ी देर पहले एक बात बीच में कही थी कि जो Z2 डिवाइडेड बाय Z1 आपके पास आता है, वो एंगल 40 डिग्री होता है, ऐसे ही है ना, अभी थोड़ी देर पहले 40 डिग्री आया था। नहीं, ए उससे पहले एक और आपने क्वेश्चन किया, Z2 डिवाइडेड बाय Z1 हमने फाइंड किया, उसका आर्गुमेंट 40 डिग्री था। मुझे बताइए Z1 और Z2 के दरमियान एंगल कितना है, 40 डिग्री है। तो आप एक बात अगर ऑब्जर्व करें कि Z1 आपका 30 डिग्री था, Z2, मैं इधर क्लियर अलग बनाता हूं जरा,
ये Z1 था और ये एंगल कितना था? 30 डिग्री। ये सपोज Z2 था और इसका एंगल कितना था? 70 डिग्री। जब आपने Z2 ओवर Z1 फाइंड किया, वो कौन सा वो एंगल क्या आया? 40 डिग्री। क्या हम कह सकते हैं ये बात कि Z2 ओवर Z1 जो एंगल होगा वो हमेशा एंगल बिटवीन Z1 एंड Z2 होगा? मुझे बताइए Z1 और Z2 के दरमियान में एंगल कितना बन रहा है? वो भी 40 डिग्री बन रहा है। ऐसे ही है ना? वो भी 40 डिग्री बन रहा है। सो यहाँ पे अगर आपसे कहे फाइंड एंगल Z1 OZ2, सो बेसिकली वो आपसे ये वाला एंगल पूछ रहा है, और ये एंगल कितना है? दिस एंगल इज 40 डिग्री। सो इसको मैं किसी डिफरेंट वर्ड्स में वहां पे नोट्स के फॉर्म में लिख देता हूँ इस बात को। एंगल Z1 OZ2 is equal to argument of Z2 माइनस आर्गुमेंट ऑफ Z1। क्या ये बात समझ आ रही है? ओ, ओरिजिन इक्वल कहाँ पे बीच में? ये आर्गुमेंट नहीं आ रहे, ये मैंने एंगल लिखा है। ये मैंने लिखा है एंगल Z1 OZ2 अगर आपको फाइंड करना हो, ओरिजिन। सो वो Z2 का आर्गुमेंट लें। देखें, कोई लंबी साइंस नहीं है, इधर देखिएगा। अगर ये है आपके पास Z1, ये है आपके पास Z2, प्लीज इधर सामने देखिए, और ये है ओरिजिन। आप मुझे बताइए कि आप ये एंगल जो मिडल वाला एंगल है Z1 OZ2, जिसको मैं कह रहा हूँ Z1 OZ2, ये एंगल कैसे फाइंड करेंगे? आप आर्गुमेंट ऑफ Z2 फाइंड करेंगे तलहा। आर्गुमेंट ऑफ Z2 क्या होगा? ये वाला एंगल आर्गुमेंट ऑफ Z2 होगा। ये आर्गुमेंट ऑफ Z2 होगा। फिर आप आर्गुमेंट ऑफ Z1 फाइंड करेंगे, वो ये होगा। इन दोनों को माइनस कर देंगे, आपके पास क्या आ जाएगा? आर्गु उनके दरमियान वाला एंगल मीन Z1 OZ2 या Z2 OZ1। ये बात समझ आ रही है? अब आगे मैं फर्दर इस रूल को एक्सटेंड करने लगा हूं। दिस इज इक्वल टू आर्गुमेंट ऑफ Z2 ओवर Z1। वही बात हुई ना? ये रूल तो पहले भी हमने लिखा है कि Z आर्गुमेंट ऑफ Z1, आर्गुमेंट ऑफ Z2 ओवर Z1 इज इक्वल टू आर्गुमेंट ऑफ Z2 माइनस आर्गुमेंट ऑफ Z1। ये रूल मैंने यहां पे लिखा हुआ है। इस रूल को मैंने अब यूज किया। लास्ट जो 4 रूल्स इस पेज पे लिखे हुए हैं, उसका जो लास्ट रूल था। फोर क्या? मतलब इस तरह के 4 रूल्स हैं, बाकी तो आप कितने पीछे पड़ चुके हैं। क्या चीजें हम अब इससे रिलेटेड भी ठीक 4 है। ओके जी, आगे चलते हैं, कुछ एग्जांपल्स करते हैं अब। ओके जी, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है u which is 2 + 3 iota, और एक कॉम्प्लेक्स नंबर है v 1 + 7 iota।
ओके जी, जल्दी से फाइंड कीजिए। यूवी, जल्दी से फाइंड कीजिए यूवी। यू और वी को मल्टीप्लाई कीजिए। सो यू वी मीन हमने मल्टीप्लाई करना है 2 + 3 आयोटा को 1 + 7 आयोटा से। बताइए, सॉरी। यही बोला था तलहा आपने। ओके, अब आप ऐसा कीजिए, सेकंड पार्ट है यू ओवर वी फाइंड कीजिए। (23 / 15). So 23/50 minus 11/50 iota. ओके, अब फाइंड कीजिए argument of UV. मीन आपने u का आर्गुमेंट, v का आर्गुमेंट फाइंड करके उनको ऐड कर सकते हैं, एक ऑप्शन जरूर है वो, लेकिन वो लेंथी है। उससे बेहतर है कि आपके पास uv है, आप उसका डायरेक्ट आर्गुमेंट फाइंड कर लें। समझ रहे हैं ना बात? मीन दोनों ऑप्शन से हैं, ठीक। आप आर्गुमेंट ऑफ u करें पहले, फिर आर्गुमेंट ऑफ v कैलकुलेट करें और दोनों को ऐड करें। एक ये मेथड है जो रूल्स आपने आपको बताए। लेकिन यहाँ पे क्या रूल्स लगाना, आई थिंक टाइम वेस्ट होगा उससे। उससे बेहतर है कि आपने यूवी फाइंड किया हुआ है, आपने यूवी फाइंड किया हुआ उसका आप आर्गुमेंट फाइंड करें। सो द यूवी इज -19 + 17 आयोटा। तो इसका आर्गुमेंट होगा 10 इनवर्स। सर ये +19 लिखेंगे? जी पॉजिटिव, बिल्कुल पॉजिटिव। एक मिनट जरा ठहरिएगा, 1 मिनट। आर्गुमेंट ऑफ यूवी होगा 10 इनवर्स y/x, और मैंने आपको बताया था पॉजिटिव लिखना है 19/19। इससे आपके पास बेसिक एंगल आएगा। वो क्या आता है एंगल? अब आप बताइए कि ये यूवी किस क्वाड्रेंट में लाया कर रहा है।
-19 plus 17 iota. -19 mean real part is negative, so ये -19 plus 17 iota. तो सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो सेकंड क्वाड्रेंट मीन आर्गुमेंट क्या होगा, 180 माइनस बेसिक एंगल. तो सेकंड के लिए 180 माइनस करते हैं ना बेसिक, सो 180 माइनस बेसिक एंगल, सो आर्गुमेंट होगा 133.5. This is the argument of UV. अगर आप में से कोई आर्गुमेंट ऑफ U अलग कैलकुलेट करे और फिर आर्गुमेंट ऑफ V भी अलग कैलकुलेट करे, उन दोनों को ऐड करने से आपके पास आर्गुमेंट ऑफ UV भी आ जाएगा, और वो भी 133.5 ही आएगा. ठीक हो गया. ऑन आर्जेंट डायग्राम, सुनिएगा, रिप्रेजेंट U with A and V with B. जी आर्जेंट डायग्राम पे ये स्केच लीजिए. सिर्फ क्या करना है, ये 1 मार्क का क्वेश्चन है कि अपने आपने एक आर्जेंट डायग्राम स्केच करनी है, उस पे ए और बी को शो करना है. एक काम कैलकुलेटर पकड़े, tan इनवर्स 3/2 करें. ठीक है, अब tan इनवर्स 7 करें और ऐड करें. फिर ये गलत है, कैलकुलेटर है दूसरा किसी के पास? ऐसा नहीं हो सकता. अच्छा ये फोर्थ पार्ट करें, वो चेक करते हैं. फोर्थ पार्ट जो मैंने कहा, ऑन आर्जेंट डायग्राम आप रिप्रेजेंट करें, स्केच करें यू को और वी को. डिग्रीज में करो, डिग्रीज में. साइंटिफिक कैलकुलेटर किसी के पास नहीं. ये जो आपने 46.5 बताया है ये गलत है, इसका मतलब है 41.8 था ये. जी इसी करेक्शन कर लें, ये 41.8 आना था. प्लीज कैलकुलेटर सबके पास होना चाहिए और ये खुद चेकिंग किया करें. सो फिर फाइनल आंसर क्या हुआ, 138.2. यही आना चाहिए. अच्छा जी, जनाब वापस आए, जो मैं क्वेश्चन कंप्लीट करें इसको. उसने कहा ऑन आर्जेंट डायग्राम रिप्रेजेंट यू, या स्केच करें यू को और वी को, और यू को ए से रिप्रेजेंट कर रहा है और बी को बी से. स्केच कर लेंगे ना, ये कोई मुश्किल बात नहीं है. हमारे पास यू क्या था,
u था 2 + 3 आयोटा, सो 2 1 2। सो 2 + 3 आयोटा को u से रिप्रेजेंट करना है, सो दिस इज u को हमने लेटर a से शो करना है, ये है लेटर a, दिस इज u मीन a। और v को हमने रिप्रेजेंट करना है 1 + 7 आयोटा, सो 1 + 7 आयोटा, सो दिस इज b। जी मेरा हाल स्केच करने में कोई इश्यू नहीं है। फिफ्थ एंड लास्ट पार्ट, फाइंड एंगल AOB। सॉरी, फाइंड करना है एंगल AOB। जी ऑप्शंस बताइए कैसे फाइंड करेंगे एंगल AOB। ये है O, मैं O तो आपको पता चल रहा है, इन दोनों के दरमियान एंगल फाइंड करना है। आर्गुमेंट ऑफ B माइनस आर्गुमेंट ऑफ A, ये एक मेथड है। या आपने अगर आर्गुमेंट ऑफ B ओवर A से B ओवर A से भी आ जाएगा ना, आर्गुमेंट ऑफ B ओवर A, तो उससे भी आपके पास आ जाना चाहिए। लेकिन हमने A और B, तो ये आपको बड़ा जो समझ आ रहा है आप उस तक कर लें, आर्गुमेंट ऑफ B माइनस आर्गुमेंट ऑफ A। ये B क्या चीज है, V है, V माइनस आर्गुमेंट ऑफ U। सो आर्गुमेंट ऑफ V माइनस आर्गुमेंट ऑफ U। अब आपके पास आर्गुमेंट ऑफ V क्या है, tan इनवर्स V था आपके पास 7/1, एंड आर्गुमेंट ऑफ V कैसे U कैसे करेंगे, tan इनवर्स 3/2। हो गया, दोनों के एंगल्स को सब्ट्रैक्ट कर, आपके पास एंगल बिटवीन एंगल AOB आ जाएगा। सब्ट्रैक्ट करने के बाद 25.6, तो अगर हमने कहीं पे V ओवर U किया होता, सुनिए, अगर हमने V ओवर U किया होता, उसी का अगर हम आर्गुमेंट ले लेते तो भी डायरेक्ट आंसर 25.6 आ जाता, बिकॉज यू नो आर्गुमेंट ऑफ V ओवर U इज इक्वल टू आर्गुमेंट ऑफ V माइनस आर्गुमेंट ऑफ U, राइट। ओके, इसी टॉपिक का अब रह गया है लोकस, लोसाई, लोसाई इन कॉम्प्लेक्स नंबर्स, तो वो हम इंशाल्लाह आगे स्टार्ट करेंगे। अभी अगर किसी के मिसिंग है लेक्चर, तो प्लीज प्रीवियस लेक्चर्स की रिकॉर्डिंग जरूर सुने। थैंक यू सो मच, सी यू टुमारो, अल्लाह हाफिज। आयशा प्लीज रीजॉइन।